सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 15 है आपका, और आपको दिख रहा होगा पीछे ये चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में, यानी कि जिसे कि हम लोग इंग्लिश अदर दूसरे भाषा में बिजली भी कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विद्युत जिस परिपथ में प्रवाह कर सकता है वो परिपथ बंद होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अब आपका ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है क्लास 6 में। चार चैप्टर और बचे हैं जो कि आने वाले 4 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएंगे और ये सिलेबस आपका यहाँ पे द एंड हो जाएगा। तो अभी उसमें समय है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा विद्युत के बारे में। और उससे भी पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो भी इस पे लिखाया जाता है, उसका सारा PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है। क्लास की रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप भी है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। सारा सोशल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के अबाउट में देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। विद्युत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको मैं अच्छे तरीके से दिख रहा हूँ, अगल बगल बल्ब जल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है। तो आप जिस चीज़ से वीडियो देख रहे हैं और मैं जिस चीज़ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको चलने के लिए भी, या फिर बल्ब को जलने के लिए भी, पंखा चलने के लिए भी, गाड़ियों को चलने के लिए भी, इन सभी चीज़ों में विद्युत की आवश्यकता होती है। बिना विद्युत के आज हमारा फ़ोन काम नहीं करेगा, हम जो दुकान में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो काम नहीं करेगा, ये बल्ब जो है ये काम नहीं करेगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए विद्युत का काम जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने विद्युत के बारे में बचपन से ही सुन रखा है, उनके कामों को देख रखा है। तो हम लोग मेन टॉपिक की ओर सीधा चलते हैं कि विद्युत जो है कि बिजली जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को चलाने या फिर जलाने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जो है वो हम लोगों ने जान रखा है। हम लोग बात करेंगे बेसिकली इस टॉपिक में सेल के बारे में, यानी कि सेल, यहाँ पे कोशिका के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल बैटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारी सेल यानी कि बैटरी का खोज हुआ। तो पहला बैटरी जो खोज हुआ उसका नाम वोल्टियर सेल रखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो आविष्कारक थे जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, जो कि एक इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1800 में वोल्टियर सेल का क्या किया? आविष्कार किया और इसके बारे में बताया, और इससे लोगों ने विद्युत प्राप्त करना शुरू किया। तो इससे जब लोगों ने विद्युत प्राप्त करना शुरू किया तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी थी, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे कि वोल्टियर सेल होता क्या है। वोल्टियर सेल होता क्या है, एक लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे कि विद्युत को बिजली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मेन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है वोल्टियर सेल। वोल्टियर सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टियर सेल के जो आविष्कारक थे उनका नाम क्या था। इसका जो आविष्कारक था उसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था उसका? अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा, जो कि एक इटली के वैज्ञानिक थे। इटली के वैज्ञानिक थे, ठीक है। अलेसांद्रो वोल्टा एक इटली के वैज्ञानिक थे और जिन्होंने 1800 में इस सेल का आविष्कार किया था। कितने में किया था? 1800 में। और जो वैज्ञानिक था उसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। तो ये जो है
कि बैटरी का जो नाम है वोल्टेज सेल, ठीक है। तो इसका नाम जो है आविष्कारक के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे? आविष्कारक के नाम पे, आविष्कारक के नाम पर रखा गया। आविष्कारक के नाम पर इसका नाम रखा गया, उसके कि भाई इसने वोल्ट एक सेल की खोज की है, तो उनके नाम पे ही इस सेल का नाम रख दिया गया, यानी कि उनके सम्मान में इस सेल का नाम वोल्टेज सेल पड़ा, ठीक है। या फिर इसे सरल वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात की ये भैया वोल्टेज सेल दिखता कैसा है? ये वोल्टेज सेल दिखता कैसा है? ठीक है, ये रहा। इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है? कुछ द्रव भरा हुआ है। इसमें कुछ क्या है? द्रव भरा हुआ है, ठीक है। और ये एक रासायनिक द्रव है। अब इसमें दो रॉड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो रॉड पाया जाता है। इसमें दो रॉड पाया जाता है। इसमें दो रॉड पाया जाता है। आपको यहाँ पे दो रॉड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक जो रॉड होता है वो कैसा होता है? वो निगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ये क्या है। ये है कांच का बर्तन। ये है कांच का बर्तन। ये क्या है? ये जो है, ये रॉड जो है वो किस चीज की रॉड है? तो ये जो है भैया, ये है जस्ता का प्लेट। जस्ता का प्लेट, ये जस्ता का प्लेट है। और ये जो द्रव है इसको नाम दिया जाता है रासायनिक द्रव। रासायनिक द्रव, वो जस्ता का प्लेट है। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? वो तांबा का प्लेट है। तांबा का तांबा का प्लेट है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये है सरल वोल्टेज सेल। सरल वोल्टेज सेल यहां तक आपको दिख रहा है। आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि सरल वोल्टेज सेल में एक तरफ आपका जस्ता का प्लेट है और एक तरफ क्या है? एक तरफ आपका तांबा का प्लेट है। तांबे के प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जस्ते के प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है। और इसके बीच में रासायनिक द्रव भरा है जो कि लगभग 3/4 भाग है, यानी कि 3 भाग में ये 3 भाग इसका भरा हुआ है, ठीक है। और एक भाग वो कांच का बर्तन खाली है। इसमें से क्या होगा कि सेल में रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसके फलस्वरूप क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। और जैसे जैसे ये जस्ता का जो प्लेट है वो रासायनिक द्रव में घुलेगा, वैसे वैसे क्या होगा? विद्युत का परिमाण जो होगा वो कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ये जस्ता का प्लेट रासायनिक द्रव से अभिक्रिया करके घुलता जाएगा, वैसे वैसे जो विद्युत परिमाण है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये जस्ता का प्लेट पूरी तरीके से घुल के खत्म हो जाएगा, तो वह बैटरी हमारा विद्युत क्या करना? उत्पादन करना या फिर उसे विद्युत प्राप्त करना
बंद हो जाएगा, वो हमें फिर विद्युत नहीं दे पाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो फिर आप लोग एक बार थम्स अप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और फिर एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया कि इसी का एक सरलतम रूप बनाया, जिनका नाम था JF डैनियल, और उस बैटरी का भी नाम डैनियल सेल ही पड़ा। वैज्ञानिक के सम्मान के उपलक्ष्य में उस बैटरी का भी नाम वैज्ञानिक के नाम पे ही रख दिया गया, JF डैनियल के नाम पे रख दिया गया, और उस बैटरी का नाम डैनियल सेल पड़ गया, जो कि एक वोल्टेज सेल का संशोधित रूप लाया, और जिसने लाया उसका नाम था JF डैनियल, इसलिए बैटरी का नाम डैनियल सेल पड़ा। मैं 2-3 बार क्लास में ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं डैनियल सेल के बारे में कि डैनियल सेल है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डैनियल सेल जो है वो वोल्टेज सेल का संशोधित रूप है। ठीक, डैनियल सेल वोल्टेज सेल का संशोधित रूप है। इसके जो आविष्कारक थे, जिस वैज्ञानिक का नाम, जिसने इनका आविष्कार किया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का नाम था JF डैनियल। JF डैनियल, JF डैनियल, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? JF डैनियल। JF डैनियल, ठीक। तो वैज्ञानिक का नाम जो था वो था JF डैनियल, जिन्होंने वोल्टेज सेल का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, यानी कि जिस नए सेल को बनाया उसका नाम डैनियल सेल रखा। और ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1836 में इसको बनाया। कब बनाया? 1836 में इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया, यानी कि 36 साल बाद जब सेल बन के आया, वोल्टेज सेल जब बन के आया, तो उसके 36 साल बाद किसी वैज्ञानिक ने फिर उस पर दिमाग लगाया और उसका एक सरलतम रूप यानी कि संशोधित रूप प्रस्तुत करने का काम किया। दूसरी चीज कि ये भी जो है वोल्ट का जो नाम पड़ा, यानी कि सेल का जो नाम पड़ा, वो वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया। वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, ठीक है, वो भी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब ये कैसा दिखता है? एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है, ठीक। इसमें भी रासायनिक द्रव्य है, इसमें भी रासायनिक द्रव्य है, और इसमें भी रासायनिक द्रव्य है। मतलब कि ये एक बर्तन है और ये दूसरा बर्तन, इसमें भी दोनों में रासायनिक द्रव्य है।
दोनों में क्या है, अपना अपना रासायनिक द्रव है। और इसके बीच एक ही क्या है, इसके बीच एक ही छड़ है, और वो जो छड़ आपको दिख रहा है वो ये रहा, ठीक। और उस छड़ पे जो चार्ज है वो चार्ज निगेटिव है, और यहाँ इसके ऊपर एक निकला हुआ रहता है, और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि पहले बर्तन पे चार्ज पॉजिटिव है, और दूसरा जो बर्तन है उसमें जो छड़ है वो छड़ पे जो चार्ज है वो निगेटिव है। तो ये बर्तन पहला जो है ये किस चीज का बर्तन है, तो भैया ये तो है तांबे का बर्तन, तांबे का बर्तन। तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेगा। अगर ये सुचालक नहीं रहेगा, ये बर्तन अगर सुचालक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे करेगा। इसलिए बर्तन का सुचालक होना बहुत ज़रूरी है। ये बर्तन जो है सुचालक है, और तांबे का बर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये है रासायनिक द्रव। ये है रासायनिक द्रव, ठीक है, रासायनिक द्रव। और ये जो है ये है जस्ते की छड़, जस्ते की छड़। ये क्या है, ये है जस्ते का छड़। और ये रहा सरंध्र बर्तन आपका, और ये रहा दूसरा रासायनिक द्रव, ठीक है। तो ये तांबे का बर्तन हो गया, ये पहला रासायनिक द्रव हो गया, ये जस्ते का छड़ हो गया, ये हो गया आपका दूसरा बर्तन, और ये उस दूसरे बर्तन में आपका रखा हुआ है दूसरा रासायनिक द्रव। यहां तक क्लियर है। अब डैनियल सेल में दोनों रासायनिक के बीच में प्रतिक्रिया होता है, तो जिससे क्या होता है कि जिससे होता है हमारा कि विद्युत उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दोनों छड़ों के बीच में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजली का उत्पादन यानी कि विद्युत का उत्पादन होता है, और हम लोग उसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन इस बैटरी में भी एक असुविधा थी कि इसे हम लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, यानी कि इसे एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में काफ़ी असुविधा होता था। इसलिए यह जो है असुविधाजनक एक इसका दोष माना गया कि भैया जब बैटरी को लेके जाना होगा कहीं, तो इसे हम लोग आसानी से नहीं लेके जा सकते हैं। फिर हमारे 1866 में एक और वैज्ञानिक आए जो कि फ्रांस के थे, जिनका नाम था लेक्लांसे। क्या नाम था, लेक्लांसे, जिन्होंने कि शुष्क सेल का आविष्कार किया, और उस शुष्क सेल के आविष्कार ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। यानी कि लेक्लांसे ने एक ऐसे विद्युत को बनाया, एक ऐसे सेल को बनाया जो कि शुष्क सेल था। यहाँ पे हम लोगों ने रासायनिक द्रव दे रहे थे बैटरी में, तो वो काम कर रहा था, यानी कि ये सभी शुष्क सेल नहीं था। लेकिन लेक्लांसे ने जो बनाया वो एक शुष्क सेल था, और शुष्क सेल जो था वो इस कठिनाई को दूर कर दिया कि यानी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में असुविधा नहीं हो रहा था। यहाँ तक आपको क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं शुष्क सेल, जो कि जिसने बनाया उस वैज्ञानिक का नाम लेक्लांसे है।
तो चलिए हम लोग बात करते हैं शुष्क सेल की। शुष्क सेल के और भी नाम हैं और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका नाम है विद्युत सेल या शुष्क सेल, या फिर इसे सिर्फ सेल भी कहा जाता है। क्या नाम है? विद्युत सेल या फिर शुष्क सेल, या फिर इसे सिर्फ सेल भी कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं आविष्कारक। आविष्कारक आविष्कारक इसका कौन था? हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग आविष्कारक का। तो आविष्कारक जो था इसका, वो था लेक्लांसे। लेक्लांसे, ठीक है। लेक्लांसे, जिसे कि इंग्लिश में LACHLANCE, लेक्लांसे ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो आविष्कारक था लेक्लांसे ने किया था। लेक्लांसे ने, और कहाँ का था ये? तो फ्रांस का था भैया। कहाँ का था? तो फ्रांस का था। लेक्लांसे ने किया था, फ्रांस का था। और कब किया था? 1866 में किया था। ये 1866 में किया। तो विद्युत सेल, शुष्क सेल या फिर जिसे सेल कहते हैं, उसका जो आविष्कारक था वो लेग्लांसे था। और इन्होंने शुष्क सेल का आविष्कार किया। और वो शुष्क सेल किस टाइप का दिख रहा था? वो शुष्क सेल किस टाइप का दिख रहा था? मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है। ये है आपका शुष्क सेल। एक तरफ आपका ये जो है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो आपको टोपी दिख रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। और नीचे ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? वो निगेटिव चार्ज है। अब बात रही, ये जो टोपी है, ये धातु की टोपी है। किस चीज़ की टोपी है? धातु की टोपी है, इसीलिए ये पॉजिटिव है। धातु की टोपी है और ये कैसा है? पॉजिटिव है। और इसके बीच में ये जो आपको रड के जैसा दिख रहा है, ये भैया कार्बन की रड है। कार्बन, कार्बन की रड, ठीक है, कार्बन की रड है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये है रासायनिक पदार्थों का मिश्रण, जिसका की काम है विद्युत देना। जिसका काम क्या है? जिसका काम है विद्युत उत्पन्न करना।
विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। विद्युत उत्पन्न करना यानी कि ये जो है आपका ये एक शुष्क सेल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये भैया शुष्क सेल है। क्या है? शुष्क सेल है। और ऊपर धातु की टोपी है यहाँ पे, और ये जो है कार्बन की रड है, और ये जो है आपको ये जो दिख रहा है इसमें रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है जो कि विद्युत उत्पन्न करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है आपका ये जो डिब्बा है आपका बाहर वाला, ये किस चीज़ का बना है? तो ये बना है जस्ते का। तो जस्ते की डिबिया है यहाँ पे, जस्ते की डिबिया है यहाँ पे। किस चीज़ की डिबिया है? जस्ते की डिबिया है। और नीचे जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो आपने जब भी कभी टॉर्च में सेल कनेक्ट किया होगा तो ऊपर धातु वाला पार्ट, फिर नीचे निगेटिव चार्ज, फिर उसमें सटा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार हम लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं सेल को आपस में। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे संचायक बैटरी की। और संचायक बैटरी की बात करने से पहले यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं रासायनिक पदार्थ, उसका ही काम क्या है? वही जो काम करता है विद्युत उत्पन्न करने का काम करता है। तो फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग संचायक बैटरी की बात करेंगे। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी संचायक बैटरी के बारे में। संचायक बैटरी, तो संचायक बैटरी का काम क्या था? इसके जो आविष्कारक थे उसका नाम था गैस्टन प्लांटे, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। यानी कि गैस्टन प्लांटे ने ही क्या किया? संचायक बैटरी का खोज किया, यानी कि आविष्कार किया। और उसके बाद इन्होंने इस बैटरी को बनाने का काम कब किया? 1859 ईस्वी में। यानी कि विद्युत सेल, शुष्क सेल से पहले हमारे पास ये संचायक बैटरी आ चुका था। तो इस बैटरी को बनाने का श्रेय गैस्टन प्लांटे को जाता है। और रासायनिक क्रिया को, इस बैटरी में क्या होता था कि रासायनिक क्रिया को उत्क्रमित यानी कि रिवर्स किया जा सकता था। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितने बैटरीज के बारे में पढ़ा, वो एक बार डिस्चार्ज हो गया यानी कि उसका पावर कैपेसिटी खत्म हो गया तो वो बैटरी फिर बर्बाद। लेकिन इसमें क्या था? इसमें इसके रासायनिक अभिक्रिया को उत्क्रमित किया जाता था, यानी कि रिवर्स किया जाता था। यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद, एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो इसे फिर से चार्ज करके यूज किया जा सकता था। यानी कि इस प्रकार के बैटरी का प्राथमिक काम था कि धारा लेना, यानी कि विद्युत धारा को अपने अंदर लेना, तब फिर विद्युत धारा को देना। यानी कि पहले मैं कुछ लूंगा तब मैं तुमको दूंगा, भाई मेरे पास कुछ रहेगा तब तो मैं तुमको दूंगा। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा था। यानी कि विद्युत धारा देना इसका द्वितीयक काम था, सेकेंडरी काम था। इसलिए इस बैटरी का नाम पड़ गया द्वितीयक सेल। संचायक सेल को हम लोग द्वितीयक सेल भी कहते हैं, सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे कि संचायक बैटरी है क्या और इसके काम क्या है। तो सबसे पहले इसका जो आविष्कारक है उसका नाम क्या है? इसका जो आविष्कारक है उसका नाम क्या है? तो आविष्कारक का नाम है गैस्टन प्लांटे।
गैस्टन प्लांटे। क्या नाम है इसका? गैस्टन प्लांटे। जिसे कि इंग्लिश में लिखते हैं GAS, गैस्टन, गैस्टन प्लांटे। ठीक है, गैस्टन प्लांटे। जो कि फ्रांस के थे, ने 1859 में इसकी खोज की। ठीक है, गैस्टन प्लांटे ने 1859 में इसकी खोज की। इसका जो मेन काम था वो था रासायनिक अभिक्रिया को उत्क्रमित करना। रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना? रासायनिक अभिक्रिया को उत्क्रमित किया जा सकता था। यानी कि रिवर्स किया जा सकता था। तो रासायनिक अभिक्रिया को इसमें उत्क्रमित किया जा सकता था। यानी कि उत्क्रमित करना मतलब डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज होना। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज होना। तो इस प्रकार की खासियत आपको सिर्फ और सिर्फ संचायक बैटरी में देखने को मिल रही थी। यानी कि इसका नाम सेकेंडरी सेल जो है उसमें देखने को मिल रहा था। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा था कि इस प्रकार नहीं, इस सेल का प्राथमिक काम धारा लेना तथा इस सेल का प्राथमिक काम धारा लेना तथा धारा देना द्वितीयक काम था। क्या था? द्वितीयक काम था। इस प्रकार का जो सेल था संचायक बैटरी जो था, धारा लेना इसका मेन काम था। यानी कि प्राइमरी काम था कि मेरे पास जब कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यानी कि पहले लेना, पहले मैं लूंगा तब फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो यानी कि लेना इसका पहला जो काम था वो धारा लेना था, और दूसरा जो काम था वो था धारा देना। तो ये जब धारा ले रहा होता था तो उसको, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया? चार्ज होना। इस प्रोसेस को बोल दिया गया चार्ज होना। और ये जब धारा दे रहा था तो इस प्रोसेस को बोल दिया गया डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया? डिस्चार्ज। तो इसका मेन काम ये था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? इसे द्वितीयक सेल भी कहा जाता था। द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इसीलिए इसे द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। तो जिसका कि इंग्लिश हो जाता है सेकेंडरी सेल, SECONDARY, सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने वाले हैं कि इसका उपयोग क्या था। यानी कि संचायक बैटरी जो था उसका उपयोग क्या था, उसका गुण क्या था और उसमें खामियां क्या क्या थी। तो यहाँ तक आप लोगों का अगर नोट हो चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके
गुण और दोष के बारे में। तो सबसे पहली बात कि इसका उपयोग क्या था, इसका उपयोग क्या था। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा उपयोग के बारे में। उपयोग क्या क्या है इसका, ठीक है। तो पहला जो उपयोग है वो है वाहनों, वाहनों हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया कार, बस, ट्रक आदि। कार बस ट्रक को चालू करने में, ठीक है, इसका उपयोग ये है। दूसरा जो उपयोग है इसका वो वाहनों में, वाहनों में, वाहनों तथा घरों में, वाहनों तथा घरों में प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, ठीक है। वाहनों तथा घरों में किस चीज के लिए, तो प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अब इसके गुण क्या क्या है, तो सबसे पहला गुण मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ कि भैया इसका जो गुण है वो क्या है, वो है कि आप इसे मल्टीपल्स टाइम चार्ज कर सकते हैं, यानी कि बार बार आप इसे डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हैं। एक बैटरी एक बार पैसा लगाइए, बार बार चार्ज कीजिए और यूज़ कीजिए, यानी कि इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, बार 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 चार्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है। और जब एक बार चार्ज हो जाएगा तो काफ़ी देर तक ये फिर आपको क्या करेगा, अस्थायी विद्युत प्रदान करेगा, यानी कि लंबे समय तक एक विद्युत देने का ये काम करेगा। तो काफ़ी देर तक अस्थायी विद्युत देना, ठीक है। ये दो इसके गुण थे। अब भैया बात कर लेते हैं कि इसके अंदर दोष क्या क्या है। जिस चीज़ का गुण है उस चीज़ के अंदर क्या है, दोष भी आपको देखने को मिलता है। जिस चीज़ के अंदर गुण है उसके अंदर आपको दोष भी देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं दोष का। सबसे पहले ये तो भैया बहुत भारी होता है, ठीक है। भारी का जितना भी आप लोगों ने अभी सेल पढ़ा सब में भी भारी का हिंस होता कि वो भी असुविधाजनक था, क्योंकि वो बहुत अधिक भारी था, इसी कारण से। और इसको अच्छे देखभाल की जरूरत पड़ती है, तो ये इसका कहीं ना कहीं दोष है। पहला पहला बहुत अधिक भारी होना, बहुत अधिक भारी होना। दूसरा अच्छे देखभाल की ज़रूरत होती है इसे, ठीक है। अच्छे देखभाल की ज़रूरत इसे होती है। तो ये था कि संचायक बैटरी के उपयोग वाहनों को चालू करने में किया जाता है, घर और वाहनों में बिजली की व्यवस्था के लिए, यानी कि प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो गुण है वो बार बार इसे आप चार्ज करके यूज कर सकते हैं, और काफ़ी देर तक ये आपको एक अस्थायी विद्युत देने का काम करता है। इसके जो दोष हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि बहुत अधिक भारी होता है और अच्छे तरीके से देखभाल की आवश्यकता इसे पड़ती है।
और यहाँ पे मैं नोट देके कुछ पॉइंट लेना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि आपको दिख रहा है। तो चलिए, आपको दिख रहा है और मैं यहाँ पे नोट देके कुछ पॉइंट लिखता हूँ कि सबसे पहली बात कि बैटरी किसे कहते हैं भाई। बैटरी, बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी, तो बैटरी कहते हैं जब विद्युत सेल का समूह होता है उसी को बैटरी कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत सेलों के समूह को, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। बैटरी, बैटरी कहा जाता है। विद्युत सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। और बल्ब के पतले तार जो होते हैं, बल्ब के पीछे आपने तार देखा होगा, पहले जो बल्ब आता था वो जो 10 रुपये में लाल जो जलता था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक पतला जैसा तार बल्ब के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करता है। उसको, उस तंतु को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और विद्युत परिपथ के बारे में जानते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है। तो चलिए, हो गया होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ है क्या। विद्युत परिपथ, ठीक, विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत जब प्रवाह होता है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी कि जब भी किसी सुचालक में विद्युत का प्रवाह हो रहा होता है तो उसको कहते हैं विद्युत धारा, और जिसमें हो रहा होता है उसको सुचालक कहते हैं। तो विद्युत धारा जो होता है वो केवल बंद लूप में ही प्रवाह हो सकता है। जैसे कि ये बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक बंद परिपथ है। अगर मैं बीच से कहीं इसका तार काट दूं या फिर खोल दूं तो क्या हो जाएगा, ये जलना बंद हो जाएगा, यानी कि वो खुला परिपथ हो गया। तो खुला परिपथ में विद्युत धारा बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण से ये बल्ब फिर जलना बंद कर देगा। तो यानी कि हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि विद्युत का प्रवाह जब भी होगा तो बंद परिपथ में होगा, यानी कि बंद लूप में होगा। और वह बंद लूप जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत परिपथ हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। और विद्युत का जो प्रवाह है वो क्या है, वो है कि केवल बंद लूप में हो पाएगा। विद्युत का प्रवाह केवल बंद लूप में, केवल बंद लूप में, केवल बंद लूप में, ठीक है। और वह बंद लूप जिससे होकर वह बंद लूप जिससे होकर वह बंद लूप जिससे होकर विद्युत धारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वह बंद लूप जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है
वह बंद लूप जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। तो हमेशा विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक बंद लूप चाहिए होता है। उसी को हम लोग बोलेंगे कि जिस वह बंद लूप जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह होगा उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी। विद्युत चालक, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या है? यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी आपके सिलेबस में दो ही दिया है, तो दो की हम लोग बात करेंगे। यानी कि दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं वस्तुओं को, तो इस आधार पे कि एक वह वस्तु जिसे विद्युत का प्रवाह होगा और एक वह वस्तु जिससे कि विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अगर मैं अभी एक तार लाऊं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इस कुर्सी में सड़ा और मैं कुर्सी को छूऊं, तो क्या इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक कुचालक है या फिर यह विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी कि इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन मैं एक तार लाऊं, किसी लोहे पे रखूं और उस लोहे को फिर छूऊं, तो क्या मुझे करंट मारेगा या फिर विद्युत से मुझे झटका लग सकता है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि लोहा जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो इस आधार पे वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वो जो विद्युत जिनसे होकर पास करता है, यानी कि जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देने का काम करता है, उसे विद्युत सुचालक कहते हैं। और एक वो जो अपने अंदर से होकर विद्युत धारा को नहीं होने जाने देता, उसको विद्युत कुचालक बोलते हैं या फिर सिर्फ कुचालक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि विद्युत चालक या फिर सिर्फ चालक भी हम लोग इसे बोलते हैं। विद्युत चालक या फिर सिर्फ चालक भी बोलते हैं। विद्युत चालक या फिर सिर्फ चालक भी हम लोग इसे बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसे विद्युत सुचालक या फिर चालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है विद्युत चालक का। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे कि आपका तांबा हो गया, तांबा की हम लोग तार भी लगाते हैं घर में। तांबा हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, पारा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चांदी हो गया आदि। ये सभी क्या है? विद्युत के सुचालक हैं। यानी कि इनसे होकर विद्युत धारा पास हो जा रहा है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? विद्युत के सुचालक कहेंगे। तो विद्युत के सुचालक वह होते हैं जो कि अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उसको विद्युत सुचालक कहते हैं हम लोग। विद्युत कुचालक भी होता है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विद्युत कुचालक क्या है। तो चलिए, आपका नोट हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत कुचालक का। आप लोग
तो बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत कुचालक की। विद्युत कुचालक होता क्या है? विद्युत कुचालक या फिर रोधक। विद्युत रोधक, ठीक है। तो यहाँ पे कुचालक, कुचालक या फिर अचालक भी जिसे कहते हैं, जो कि विद्युत का प्रवाह अपने से होके नहीं होने देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जो अपने से होकर, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, नहीं होने देता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कुचालक। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप खुद अपना एग्जांपल सोच सकते हैं कि भैया शीशा हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं जो कि आप सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ। पहला चीज ये बताइएगा कि शुद्ध जल जो है वो क्या है? शुद्ध जल क्या है? दूसरा चीज मानव शरीर क्या है? मानव शरीर क्या है, मतलब विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है? और तीसरा चीज कि जो गैसें हैं वातावरण में वो क्या है? वो विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है? तो सबसे पहला चीज कि शुद्ध जल जो है वो कुचालक है। लेकिन अगर उसी शुद्ध जल में थोड़ा सा भी अशुद्धि देखने को मिल जाता है तो फिर वो चालक का काम करने लग जाता है। मानव शरीर जो कि विद्युत का सुचालक है, इसलिए कभी भी असावधानी के साथ बिजली का काम नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, यानी कि पूर्णतः सावधानी के साथ, पूरे सावधानी के साथ बिजली का काम करें, वरना बहुत खतरनाक होता है, बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। गैसें जो है वो कुचालक है। अगर वो सुचालक होता तो हर जगह भैया करंट मार रहा होता, हर जगह क्या कर रहा होता, लोगों को बिजली के झटके लग रहे होते और शायद कोई भी जिंदा नहीं होता। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये सभी आपके चैप्टर के बारे में था और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है एंड लेक्चर 1 में। अब हम लोग जो बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, और आपका जो अगला चैप्टर है वो है आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जो कि एक लेक्चर का वो भी चैप्टर है। और उस चैप्टर में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ रहे होंगे कि चुंबक का खोज किसने किया, चुंबक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन जब तक के लिए वेट कीजिएगा उस क्लास का, जो कि आपको मिलेगा इस क्लास के 1 दिन बाद। तो इसे आप लोग और नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन जाते जाते 1-2 लाइन हो जाए आपके लिए कि अगर तलाश करूँ तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूँ तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें लिनक्स एकेडमी के बारे में। आपकी जो भी रिलेटिव्स हैं जो क्लास 9-10 में पढ़ने वाले हैं, अभी क्लास 9th का बैच आने वाला है, तो 9th वाले बच्चों को भी आप अपनी शेयर कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। और आपका ये जो 6-7 चल रहा है वो चलते रहेगा। तो तक के लिए लव यू, बाय बाय। ओके बच्चों, लव यू।